हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ लिया है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। और इसके पहले आप लोग पहले फर्स्ट पार्ट देखिएगा, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा। फिर जहाँ से हम लोगों ने इसको छोड़ा था वहाँ पर चलते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंट है, इसके बारे में अपने पढ़ना है। और इसमें 9th क्लास में कम ही दिया हुआ है, और इस जो 11th क्लास में है उसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो रहता है उसके बारे में उसमें बहुत सारा डिटेल में दिया हुआ है। ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को पढ़ना हो तो क्लास 11th की साइंस में पढ़ सकते हैं आप लोग। बाकी क्लास 9th के लिए सफिशिएंट है इतना। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या डिफरेंट है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रायः छोटा होता है, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होता है, और 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁶ मीटर होता है। यूकैरियोटिक कोशिका का आकार 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर होता है, और इसके केंद्रकीय क्षेत्र जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इसके केंद्रकीय क्षेत्र स्पष्ट नहीं होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, इसीलिए इसे जो है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में जो है तो सब कुछ स्पष्ट होता है, जो चारों ओर केंद्र की झिल्ली से घिरा होता है। जैसे जो केंद्रक होता है उसमें केंद्रक झिल्ली होती है, उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स होता है और केंद्रक होता है। फिर इसके बाद इसमें जो है प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम से एक होता है, और इसमें यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम एक से अधिक होते हैं। और झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में जो है तो झिल्ली युक्त कोशिका अंगक प्रेजेंट होते हैं। ये ब्लैंक स्थान है, आप लोगों को इसको जैसे जब क्लास में पढ़ाते हैं उसमें इसको आप लोगों को फिल करना होता है। फिर अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में पढ़ना हो तो आप लोग 11th की जो है तो साइंस पढ़ सकते हैं, जो लोग तैयारी करते हैं। जैसे इसमें प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और इसमें जो है तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लवक, अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम, ये सब जो है प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, कुछ भी नहीं पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक जो होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लवक, अंतःप्रद्रवी जालिका और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके आगे देखते हैं अपन कोशिका अंगक। अब ये देखिए कि कोशिका अंगक किसमें क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या नहीं है प्रेजेंट। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है, जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहें। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं, जिसमें बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं, को भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सकें। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं और अंगक का उपयोग करती हैं। जैसे आप लोग देखेंगे इसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें जो है तो झिल्ली होती है, केंद्रक होता है उसमें भी झिल्ली होती है, किंतु दोनों में ये राइबोसोम जो होता है दोनों में झिल्ली युक्त नहीं होती है, और दोनों में पाया जाता है जो राइबोसोम है, यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में भी। इस बात को नोट करिएगा, कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। मतलब ये जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें अंगक जो है तो इसका जो है तो नहीं पाए जाते हैं, और जो यूकैरियोटिक है उसमें जो है अंगक प्रेजेंट होते हैं, और प्रोकैरियोटिक में अंगक प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं, क्योंकि जो बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसको कैसे देखेंगे। जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जैसे आविष्कार कब हुआ था, 1940 में हुआ था। उसके बाद जो है तो बहुत सारे सेल के अंदर जो भाग पाए जाते हैं उनका अध्ययन किया गया। हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड है, जो कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिन पर हम विचार करेंगे। और इन सब का पता कब चला है, जब 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ है, उसके बाद इन सब चीज़ों का पता चला था। इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत से निर्णायक कार्य करते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखिए। अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका युक्त नलिकाओं का एक सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका तथा गोल या आयताकार थैलोपुटिकाओं की तरह दिखाई देती हैं। अंतःद्रव्य जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतःद्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है,
खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और ये स्मूथ जो है तो RER के मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदुरी दिखाई पड़ती है क्योंकि उसमें राइबोसोम के छोटे छोटे जो है तो उसमें बिंदु जैसे पाए जाते हैं, इसलिए वो जो है तो खुरदरी होती है जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करती है। क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं, राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। जो सेल्स है तो उसके अन्य भागों में जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी उसको जो है तो प्रोटीन प्रोवाइड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा तथा लिपिड अणुओं को बनाने में सहायता करती हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। कुछ प्रक्रिया को झिल्ली जीवत जनन करते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भिन्न रूपों में दिखाई देती हैं, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इसके बाद जो है तो देखिए संरचना, जंतु कोशिका की संरचना है। जंतु कोशिका में क्या क्या पाया जाता है इसको देख लीजिए। जैसे जंतु कोशिका में गाल्जी उपकरण है, गाल्जी बॉडी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तारक केंद्र है, लाइसोसोम है और ये राइबोसोम जो छोटे छोटे बिंदु के आकार के हैं राइबोसोम है। और इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है, कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्मा, फिर ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, केंद्र की झिल्ली है, इसमें जो है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है और इसमें गाल्जी उपकरण, ये सब किसमें पाए जाते हैं? इसमें जंतु कोशिका में। और जंतु कोशिका और प्लांट कोशिका में क्या डिफरेंट है? मेन इसमें 2-3 डिफरेंट है। एक तो ये जो प्लांट कोशिका होती है उसमें जो है तारक केंद्र अब्सेंट रहता है, उसमें तारक केंद्र नहीं पाया जाता ना ही तो। और इसमें जो प्लांट कोशिका है उसमें प्लास्टिड पाया जाता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, सेल वॉल पाई जाती है, किंतु ये सभी इसमें जीव कोशिका में नहीं पाई जाती है। इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा अंगकों के मध्य पदार्थों में मुख्यतः क्या होता है? प्रोटीन का परिवहन होता है। प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य करती हैं। एक वर्ग के जंतुओं जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं, अध्याय 7 में देखें, ये यकृत की कोशिकाओं में SER विष तथा दवा को निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कभी कोई जो है तो ये मतलब किसी को जो है विष यानी कि जहर खा लेता है तो उसके लीवर की जांच होती है। क्यों? क्योंकि जो ये लीवर रहता है ना तो यही जो है तो उसको निर्विषीकरण करने के लिए पूरा विष स्वयं जो है तो उसका संश्लेषण करता है, जिसके वजह से जो है तो लीवर ही डैमेज हो जाता है। फिर इसके बाद क्या है? गाल्जी उपकरण है। तो गाल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गाल्गी द्वारा वर्णित गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती हैं, जिन्हें देखिए गाल्जी उपकरण किस तरह का होता है। ये गाल्जी उपकरण देखिए, ये चपटी एक दूसरे के ऊपर किस तरह से रखी हुई हैं, ये गाल्जी उपकरण। इसमें जो है तो आप पढ़ते हुए डायग्राम को भी ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। कभी कभी इसके जो है तो डायग्राम बनाने के लिए भी आता है। कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्लियों से होता है और इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को भी बनाती हैं। अब इसके बाद देखिए जंतु कोशिका। ये जंतु कोशिका दी हुई है। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है इसको देखिए। इसमें भी खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जाती है, लाइसोसोम पाया जाता है, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका पाई जाती है, हरित लवक या थैलोकॉइड पाए जाते हैं, ये जो सिक्के के चट्टे के रूप में रखा हुआ है, केंद्रक पाया जाता है, गाल्जी उपकरण, केंद्र की झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, बाह्य कोशिका, कोशिका भित्ति होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और कोशिका द्रव्य होता है। और इसमें जो है प्लांट सेल जो है तो इसमें जो है तो वैक्यूल जो है ये रसधानी जो है तो बड़ी पाई जाती है और जो जंतु को सेल है उसमें रसधानी ना के बराबर बिल्कुल छोटी सी पाई जाती है।
इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थितियों में गाल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाती हैं। गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। फिर लाइसोसोम के बारे में देखिए। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एंजाइमों को बनाते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम को ये क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, उनका सफाया करते हैं में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकी चयापचय मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे कि ये लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहा जाता है। कैमिलो गाल्जी का जन्म 7 जुलाई सन 1843 को ब्रेसिका के समीप कोरटनो में हुआ था। उन्होंने पाविया विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया। 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पाविया के सेटमेंटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। 1872 में उन्होंने एंटिया टेग्रेसो के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर जारी की। उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना लिया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंजित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। और इस अभिरंजित करने की क्रांतिकारी विधि को क्या कहते हैं, ब्लैक रिएक्शन कहते हैं। ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था और विशेषतः यह कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वे इसी दिशा में कार्य करते रहे और इस विधि में सुधार करते रहे। गाल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि तथा पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1906 में इन्हें सैंटियागो रैमोनी में कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1906 में। इसके आगे देखते हैं गाइस, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का क्या कहलाता है, पावर हाउस या बिजली घर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है तो दोहरी झिल्ली की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है तो डबल मेम्ब्रेन होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती हैं। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें उसका अपना खुद का डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। अब इसके बाद प्लास्टिड के बारे में देखते हैं। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट यानी कि रंगीन प्लास्टिड तथा ल्यूकोप्लास्ट यानी कि श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक हैं जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं।
प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो प्लास्टिड है, इनमें दोनों में क्या होता है, अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम भी होते हैं। इसके बाद देखिए वैक्यूल या रसधानी के बारे में। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रकीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होता है। मतलब ये इतनी बड़ी होती हैं कि इनकी जो है संरचना जो है तो 50 से 90% तक होता है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन होते हैं। एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा के खाद्य रसधानी में उसके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं, जैसे अमीबा है। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई है। आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का पूछेगा कि कोशिका, ये जो संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो इसे कोशिका को कहते हैं। जो कोशिका की सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। इसको ये बताना है आपको। कोशिका विभाजन। अब कोशिका का विभाजन किस प्रकार से होता है, तो जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं, जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार का विभाजन होते हैं। सूत्री विभाजन नामक 2 मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं, उसे क्या कहते हैं, सूत्री विभाजन कहते हैं। यह देखिए, जैसे ये मात्र कोशिका है, मात्र कोशिका में और ये गुणसूत्र है, और इसमें से जो है तो ये संतति कोशिका है। मतलब एक मात्र कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं। ये जो है तो 2 संतति कोशिकाएं बन गई हैं, जो कि इनमें गुणसूत्र की संख्या मात्र संख्या के बराबर ही मात्र कोशिका के बराबर ही होती है। विभाजन कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मात्र कोशिका भी कहते हैं, विभाजित होकर 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के समान होती है। यह जीवों में वृद्धि तथा ऊतकों के मरम्मत में सहायता करती हैं। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं, जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती हैं। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है, जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं। अब देखिए अर्धसूत्रण विभाजन के बारे में। अर्धसूत्रण विभाजन किसे कहते हैं, तो जिसमें क्रमशः 2 विभाजित होते हैं। मतलब जो मात्र कोशिका है उससे 2 कोशिकाएं बनेंगी, फिर 2 से 4 बनेंगी। इस प्रकार इसे क्या कहेंगे, अर्धसूत्री विभाजन कहेंगे। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती हैं तो इससे 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। जैसे ये देख लिए, यहाँ पर 2 कोशिकाएं हैं, इन 2 में से कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, ये 4। ये मात्र कोशिका है, अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर अर्धसूत्री का ये सेकंड फेज है। फिर इसके बाद जो है तो इसमें ये अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो इसमें से 4 सेल का निर्माण होगा। नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। क्या आप सोच सकते हैं कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्यों आधी हो जाती है? क्योंकि इसका जो है तो 2 से 4 कोशिकाओं में विभाजन हो जाएगा, इसीलिए आधी हो जाती है। अब देखिए, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ना हो तो क्लास 11th में है, बाकी आप लोगों को क्लास 9th के लिए इतना ही। फिर आपने क्या सीखा, हम लोगों ने जो ये पूरा चैप्टर पढ़ा है इसका सार क्या है, इसको देख लेते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये झिल्लियाँ लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती हैं।
कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। यह पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमित करती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प परासरणदाबी घोल माध्यम में बिना फटे जीवित रहने देती हैं। यूकैरियोटिक में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अतः कोशिकीय परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में कार्य करता है। गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है। यह कोशिका में बने पदार्थों का संचयन करती है, रूपांतरण तथा पैकेजिंग का काम भी करती है गाल्जी उपकरण। फिर इसके बाद अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे प्लास्टिड होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या है? संचयन करना। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्र की रसधानी होती है। यह कोशिका की स्फीति को बनाए रखने और यह अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों को क्या करती हैं, जो वैक्यूल पाया जाता है उसी में इसको संचयन करती हैं, इसीलिए उसे रसधानी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। उनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है, यानी कि क्रोमेटिन जाल जैसे होता है, क्योंकि उसमें जो है स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है और उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में होते हैं। जीवधारियों में कायिक वृद्धि हेतु कोशिकाएं विभाजित होती है। गाइज, आप लोगों को क्लास कैसे लगी? आप लोग क्लास को देखिए और जो है तो बताइए और इसको लाइक करिए, शेयर करिए। जो अभ्यास क्वेश्चन है इसको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी और इसके जो मेंस छोटी छोटी चीज़ हैं इनको आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, जो कि मतलब ये जीवित नहीं थी। और जीवित सेल की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहाक ने की थी 1674 में। फिर उसके बाद जो है तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी 1831 में। ये आप लोगों को पहले ही सबसे पहले पढ़ाई हूँ। इसको जो है तो आप लोग एक नोट्स बना के और जो है तो नोट कर लीजिए। और जे ई पुरकुंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। तो अब आ जाएगा कि जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? तो ई पुरकुंजे ने दिया था। फिर कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडन एवं स्वान ने दिया। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। बिर्चो ने क्या दिया? तो 1855 में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये बताया था कि कोशिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है। तो इसमें उन्होंने ये बताया था कि जो पुरानी सेल हैं उन्हीं से जो है तो नई सेल का निर्माण होता है। गाइज, आप लोगों को क्लास कैसे लगी? आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच गाइज।